पलायन, पलायन के पीछे की कहानियाँ, किस्से, दर्द और कुछ ऐसे किस्से जो सिर्फ तकलीफ की ही नहीं है, वो किस्से हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के, वो किस्से हैं अपने आप को वहाँ स्टैब्लिश करने के, वो किस्से हैं अपने कल्चर को स्प्रेड करने के। ऐसी कहानियाँ उसके पीछे जुड़ जाती हैं जो शायद हम कभी एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते, जो शायद हम कभी समझ भी नहीं पाते। वो हम तब समझ पाते हैं जब वहाँ जाते हैं, उनको सुनते हैं। और उनको सुनना ज़रूरी क्यों है, ये मैं आपको बताती हूँ कि आज जो हमारे राजस्थान की इकोनॉमी है, आज जो हमारे राजस्थान की जीडीपी है, आज सिर्फ राजस्थान की ही नहीं, पलायन करने वाले लोगों की वो कहानियाँ जो सिर्फ राजस्थान की ग्रोथ नहीं, वो उस स्टेट की भी ग्रोथ, वो उस डिस्ट्रिक्ट की भी ग्रोथ उनसे जुड़ी है। इसीलिए उनको जानना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं प्रीति चारण और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान प्रवासी। आज हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम सिंह जी। मतलब बहुत स्वागत है। इतना लंबा सफ़र राजस्थान से चेन्नई, चेन्नई से पुणे, कैसे देखते हैं पूरे सफ़र को? कितने साल हो गए राजस्थान प्रवासी टीम को आप वहाँ से यहाँ पधारे और सबको धन्यवाद। और मैं 1982 में मेरे फादर साहब का शॉप था कर्नाटक, वहाँ कपड़े की शोरूम था और फादर साहब ने वहाँ लगभग 4 साल का था और वहाँ ले गए मुझे। वहाँ मैंने 5वीं से प्राथमिक शिक्षा वहीं प्राप्त करी। 5वीं तक तो मैं वहीं पढ़ा। फिर मेरे फादर साहब को गोद लिया गया गांव में, यानी कि मेरे ग्रैंडफादर थे तो उनके गोद पे। तो उनकी जब वृद्धावस्था हुई तो देखभाल के लिए अगर गोद लेता है तो बच्चा नहीं, इसलिए गोद लिया। तो इसलिए फिर उन्होंने वहाँ से शोरूम बंद करके वहाँ पधारे। हम लोग छोटे थे और उनकी सेवा में लगे और फिर मैं धीरे धीरे एजुकेशन तो वहीं आगे सारी कर्नाटक में नहीं 5वीं तक वहाँ करे, फिर राजस्थान, फिर राजस्थान आ गए। जो कर्नाटका में एजुकेशन हुई तो वो शुरुआत से कन्नड़ा और इंग्लिश ही थी। यहाँ हमने वैसे मैंने 10th तक की पढ़ाई करी। अच्छा। लेकिन वहाँ जो 5वीं तक जो पढ़ाई मिली, बस वही सब कुछ है, क्योंकि मुझे ना तो हिंदी आती थी उस समय जब वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। फिर आपके वो भाव कब जागे कि पुणे पधार गए आप? नहीं, फिर मुझे कौन सी मजबूरियां रह जाती है कि अपना गांव छोड़ना पड़ता है? फिर वही बिजनेस वहाँ से तो बंद कर दिया था और फिर मन नहीं लगता था पढ़ाई में। उसका रीज़न ये था कि मैं कर्नाटक से वहाँ आया तो एक तो हिंदी आती नहीं थी, तो अटपटा लगता था कि क्वेश्चन पूछे इंग्लिश में। तो हम वो पहले कहते थे स्कूल में भाई आप खड़े हो, खड़े हो के कहते थे भाई स्मॉल खिड़की को क्या कहते हैं, हम कहते थे फला स्मॉल विंडो कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो कह रहे चलो लगाओ इनको चाटे। अब तो क्या, अब तो कुछ वो होता ही नहीं है। पहले स्कूल में होते थे। ऐसे करते करते सफ़र चलता रहा। मैंने कहा यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अब अपन तो कुछ ना कुछ बिजनेस ही करें। फिर वापस मैं वहाँ से बेंगलोर गया। बेंगलोर में एक जगह है MG रोड, वहाँ किड्स कैंप बहुत बड़ी शोरूम है, लगभग मेरे ख्याल से 400-500 आदमी का स्टाफ होगा। वहाँ मैंने सर्विस करी, उससे 2-3 जगह और करी। फिर उसके बाद में मैं पुणे आया। तो 2006 में मैंने पहला हमारे भिलवाड़ा जिला में कंप्रेसर ट्रैक्टरों की जो ड्रिलिंग मशीन होती है, जो कुएं में अपन ब्लास्टिंग वगैरह करते, इनका बड़ा हब है भिलवाड़ा। और कपड़े में भी फेमस है और बारूद में भी फेमस है। अच्छा। जो एक्सप्लोजिव होता है उसमें बड़े बड़े महारथी वहीं के हैं। हमने सोचा इसी में क्यों ना हम आजमाएं। फिर एक ट्रैक्टर लेके हमने 2006 में या पुणे एक एरिया है भोसरी, वहाँ मैंने एक तो उसी सेम डे ट्रैक्टर भी लेके आया और उसी दिन स्वीट मार्ट की दुकान भी चालू करी। और दोनों बिजनेस मेरे लिए नए थे, ना तो मैं स्वीट मार्ट में कुछ जानता था ना ट्रैक्टर में जानता था। सिर्फ एक डेयरिंग करी भाई जो करेगा सही है, चलना है, उतर जाता है फील्ड में बस। तो फिर वो दोनों चीज़ें चल पड़ी। एक समय बाद में वहाँ रोड अतिक्रमण हुआ, बड़ी बड़ी हाईवेज निकले, तो वो दुकान तो वहाँ से टूट गई। फिर इसी में हमने हाथ आजमाया। तो 1 से 2 करे, 2 से 3 करे, 3 से 4 ट्रैक्टर करे। फिर जो अपग्रेड मशीनें आई जिसको बोर ब्लास्ट कहते हैं, क्राउलर और कंप्रेसर कहते हैं, और अब अर्थवर्क वगैरह करते हैं तो एक्सवेटर हो गए, डंपर्स हो गए,
तो धीरे धीरे हम लोग उसमें और आगे वर्क आगे करते रहे, work एक्सप्लोर करते करते रहे। तो जब आप वर्क कर रहे थे, जब आपने यहाँ पे वो चीज़ें एस्टेब्लिश की, कॉन्सेप्ट भीलवाड़ा से आया, आपके जहन में कॉन्सेप्ट तो भीलवाड़ा से आया, लेकिन आके वो काम पुणे में किया, तो आपको नहीं लगता कि आप वो काम भीलवाड़ा में भी कर सकते थे, अपनों से दूर नहीं आना पड़ता? वहाँ के लोग काम जरूर करते हैं बट वहाँ स्कोप कम था, ओके, उस इंडस्ट्री में स्कोप कम था, कॉन्सेप्ट वहीं से वहीं से आया है। लेकिन यहाँ क्या है, महाराष्ट्र में हर जगह पत्थर भी है और कुएं बावड़ी समझो आप शुरुआत में। फिर यहाँ पुणे सिटी के अंदर बेसमेंट के काम चलते थे, जैसे बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं तो उनके नीचे जो पार्किंगें बनती है तो उनको ब्लास्ट करके नीचे डाउन करना पड़ता था, वो काम करने लगे। फिर रोड में चले गए कि कहीं बीच में रोड में पहाड़ियाँ आ रही तो उनको कटिंग करो, फेंको, अर्थवर्क का काम कर लो। ऐसे करते करते फिर हमें समझ में आया कि भाई हम ये सबमिट कर रहे हैं, काम दूसरे से लेके कर रहे हैं, हमारा भी खुद का कुछ होना चाहिए। तो फिर मैंने मेरी पहले में से बायण माता ड्रिलिंग के नाम पे मैंने, और बाद में हमने बायण माता इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे एक कंपनी स्टेबल करी, उसमें हम तीनों भाई डायरेक्टर हैं। शुरुआत में कॉन्सेप्ट भीलवाड़ा से, टैलेंट भीलवाड़ा का, सब कुछ भीलवाड़ा का, लेकिन ग्रो पूना में। लोग क्या भीलवाड़ा के लोग लाके आपने अपने कंपनी में, अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाए? कितने लोगों को अपने गांव, अपने शहर के कितने लोगों को आपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया? मेरे हिसाब से लगभग 50-60 लोग तो होंगे जो जुड़े हुए हैं, उससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर चीज़ में ड्रिलिंग में माहिर वही है, वही कर रहे हैं, अभी भी है मेरे पास। और मैं यहाँ एक्सप्लोजिव गोडाउन भी है मेरा। एकदम यही समझ आता है कि टैलेंट वहीं का, लोग वहीं के, कॉन्सेप्ट वहीं का, बस स्पेस यहाँ का। अगर ये बना दे तो फिर हमें पुणे की जरूरत नहीं है। नहीं देखिए, कर्म भूमि है, जरूरत तो क्यों नहीं होगी। यहाँ जो जितना डेवलपमेंट्स है उतना उस समय वहाँ नहीं था। किस चीज की कमी रह जाती है? आपको क्या लगता है सबसे बड़ी जो मेजर जो कमी है जिसकी वजह से आपने ये काम वहाँ पर नहीं किया, वो क्या कमी रह जाती है जो आपको लगता है कि ये कमी हम नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन हो सकता है सरकार वो सॉल्व कर सकती है, उस चीज के लिए कह सकते हैं? जैसे इंडस्ट्रीज, या इंडस्ट्री आई तो उस समय ये सारी चीज़ें, हमें इक्विपमेंट्स यहाँ लग नहीं थे, उस समय वहाँ इंडस्ट्री नहीं थी। 2006 में जब हम वहाँ से आए तब वहाँ इतनी इंडस्ट्रियाँ नहीं थी अपने यहाँ। और अपने वहाँ क्या है, ज़्यादातर बहुत कम एरिया है जिसमें जो मैं काम कर रहा हूँ पत्थर वाला वो है, बाकी का सारे मिट्टी, आपके रेत, इस टाइप के है ज़मीनें। तो क्या आपको लगता है कि अपने घर जाके, अपने गांव जाके, अपने शहर जाके इन्वेस्ट करना का मन है? और अगर करेंगे तो किस फील्ड में करेंगे? जैसे देखिए, मैं जो काम यहाँ कर रहा हूँ उसी को मैं वहीं कर रहा हूँ ऑफिस। जब उसके बाद में मैंने क्या किया है, फिर गवर्नमेंट से PWD AA क्लास मैं रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हूँ राजस्थान गवर्नमेंट का। अच्छा। फिर अभी हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट से काम लेके रोडें बनाना चालू कर दी, बिल्डिंग बनाना चालू कर दी। उसमें क्या कुछ नॉर्म्स होते हैं, उस अनुसार आप अपग्रेड होते जाते हो। जैसे कि आप कितने का काम कर लिया, फिर उसके बाद उतने का मिलेगा। क्या प्रोसेस रहता है इसका? कैसे अप्रूव कैसे करती है गवर्नमेंट? क्या ऑथेंटिसिटी का चेक? जैसे आपने कहीं, मेरे पास किसी ने काम कर रखा है तो मेरे से वर्क सर्टिफिकेट लेगा, वर्क डन सर्टिफिकेट, कि भाई मैंने यहाँ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कि भाई मैंने यहाँ काम कर रखा है, इस चीज़ का मुझे नॉलेज है, मुझे लाइसेंस की ज़रूरत है। तो वो C क्लास देगा, तो उनकी कोई लिमिट्स होती है 25 लाख तक के, 50 लाख तक के आप टेंडर ले सकते हैं। ओके। फिर वो अगर कंप्लीट होता है तो फिर आप D क्लास में चले जाएं, फिर E, फिर C, ऐसे करते 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 वो जो भी है बढ़ता रहता है। फिर तो सीरियस सवाल हो जाए अगर आपको दिक्कत नहीं है तो? हाँ बताइए। हाँ, जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और हमेशा गांव में, शहर में और हर जगह लोगों को ये मलाल रहता है और लोगों को ये शिकायतें रहती है, आमतौर पर हमें रहती है, जनता को भी रहती है, कि कॉन्ट्रैक्टर को पैसे आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर अच्छे लेवल पे काम डॉक्यूमेंटेशन में तो दिखा देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो चीज़ें नहीं होती और हम उसको झेलते रहते हैं। तो ये या तो जो लोग समझ रहे हैं उनकी तरफ से मिस कम्युनिकेट चीज़ें हो रही हैं, या फिर सरकार और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप रह रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये क्यों हो जाती है इस चीज़ में? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, हर कॉन्ट्रैक्टर ये चाहता है, हर इंडस्ट्री का ही ये प्रॉब्लम है, हर इंडस्ट्री के यही ऐसा देखा जाता है, आमतौर पे ये चीज़ें होती हैं। हर आदमी ये चाहता है कि भाई अच्छा से अच्छा काम करे और अच्छा से अच्छी गुडविल अपनी बने। ठीक है, अगर कोई एक आध
कमी कहीं निकल ही जाती है या फिर कोई ऐसा एक आध कॉन्ट्रैक्टर हो ही जाता है, तो उसका अपन कुछ ये नहीं कह सकते, लेकिन लगभग 99% तो ये कोशिश ये करेगा भाई मेरी गुडविल बनी रहे, मार्केट लंबा चलूँ। राजस्थान में कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ क्रेसर का बहुत ज़्यादा स्कोप है? आपको लगता है कि इस फील्ड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्पेस ज़्यादा है हमारे पास? हमारे वहाँ क्या है, पहले पट्टी आती थी, पट्टी जो चीना कहते हैं अपन हाँ, राजस्थान में। अब तो वो कम हो गया है, उस टाइप के घर बनने, पट्टियों वाले घर, अब पट्टियों की डिमांड कम हो अब गई। डिमांड आने लगी है क्रशरों की, क्योंकि हर आदमी छत डालना चाहता है, भाई आरसीसी डलवा देते हैं। पहले क्या था, भाई छीना लाएंगे, तो हमारे वहाँ भी एक काशे खान है, वहाँ से लाल पत्थर आता है, ठीक है। उसकी 2 फीट की चौड़े की चीनी आती थी, वो यूज करते थे सब। अब तो वो एकदम से अब धीरे धीरे जिसको वो शौक रूपी भाई नहीं मेरे को करने उसी से है, वो है अलग, बाकी तो सारे इसी से चल रहा है, तो स्कोप है ही अभी राजस्थान में। तो जो घर बनाने के लिए आपको लगता है कि जो ये अब हमने बात कर ही दी है पट्टी की, तो मैं एक छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगी कि जब हम कल्चर की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, राजस्थान के घरों की बात करते हैं, तो पुराने जो घर बने हुए हैं उनमें सब में पट्टियाँ और वैसा लगा, तो आपको क्या लगता है मजबूती ज़्यादा वो उन घरों में रहती है, अब वाले घरों में रहती है? और अगर अभी नया कल्चर हम बड़ी मेट्रो सिटीज़ को देख के डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए या अपने कल्चर को लेके साथ चलना चाहिए, वो सिमिलैरिटी उनमें इक्वालिटी से आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए जो ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीज़ें तो पुरानी है। पट्टी है तो आज मैंने 50-50 साल 100-100 साल पुरानी भी हमने देखी है कि भाई अब मेलों में चले जाएं, मेरे ही गांव में देख लें तो भी मैंने 50-50 60-60 साल पुराने मैंने देखे हैं। कंक्रीट के जो बन रहे हैं इनकी तो लिमिट है कि भाई आपको 70 साल 100 साल 80 साल, इसके बाद तो इन्वेट लाना ही लाना है। अपनी दीवारें बन रखी है 1.5 फीट की, गाँव में 2-2 फीट की, जो अपन कहते हैं परेंडा, उसी में बनता है। आज तो 9 इंच की दीवारें बनती है, तो 9 इंच की दीवारें में आप क्या बनाओगे? हम पुरानी बातों की, कल्चर की और ओल्ड इज गोल्ड की बात कर रहे हैं। पुणे आए हुए बहुत साल हो गए, कितने साल हो गए पुणे आए हुए आपको? 98 से हूँ। 98 से। इस सफ़र को कैसे देखते हैं, और इस सफ़र में कहीं जो आपका ओल्ड इज गोल्ड वाला कल्चर छूट तो नहीं रहा है? अपने धर्म, संस्कृति, कल्चर, त्योहार, इन सब से जुड़े हैं आप? यहाँ सेलिब्रेट होते हैं ये चीज़ें? देखिए जिस जगह पे अभी अपन बैठे हैं, हाँ, ये पूरी बिल्डिंग में हम लोग मारवाड़ी है, राजस्थानी सबसे ज़्यादा। 6 फ्लैट हैं, 6 फ्लैट वही हैं। यहाँ होली का प्रोग्राम भी होता है, दिवाली का प्रोग्राम भी होता है, कणगौर भी होता है, हर त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। गीत गाल भी करते हैं, कोई छोटे मोटा फंक्शन हो तो सारी चीज़ें यहाँ होती है। बिल्कुल महसूस नहीं होता है कि भाई महाराष्ट्र में है या राजस्थान में कोई फ़र्क है। अपने गांव से दूर एक नया गांव बसा लिया आपने बसा लिया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी पब्लिक स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ से आते हैं, उनको यहाँ का कल्चर अडॉप्ट करने में, यहाँ की चीज़ें समझने में और उनको अपने आप को यहाँ स्टैब्लिश करने में बहुत सी परेशानियाँ आती है। उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, भेदभाव जैसी चीज़ें उनके साथ होती है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ, और आपको लगता है जिनके साथ ऐसा होता है तो किस कारण से ऐसा होता है? देखिए आप जिस जगह रहते हो ना, वहाँ प्रेम करना सीखो। आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र से प्रेम करना सीखो। तो कर्म भूमि है, यहाँ के लोगों के साथ अच्छे घुल मिल के रहो। भाई आप सब कुछ यहीं से आप कर रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? अगर अपन थोड़ा सा अदर वे जाएंगे तो थोड़ा हट होगा। फिर जैसे अपन राजस्थान में हैं, अगर राजस्थान पे आके अगर कोई बंदा कोई अलग टाइप से बात करे या अलग टाइप से कोई सिचुएशन पैदा करे तो फिर वो वहाँ के लोकल लोगों को तो थोड़ा सा महसूस होगा ही ना कि हमारा गांव, हमारी जगह। हाँ। फिर भी तो आप अगर यहाँ हैं तो इनको भी आपको उसी तरह से लेना चाहिए। अपने जन्मभूमि का प्रेम है आपको तो उतना ही कर्म भूमि में होना चाहिए। क्या कर्म भूमि से प्रेम करते करते जन्मभूमि का प्रेम थोड़ा सा कम रह जाता है, पीछे छूट जाता है? नहीं, मेरा याद आती है? मेरा तो नहीं। देखिए मैं हर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने में घर पहुँच जाता हूँ एक बार गाँव में मेरे घर भी है और भी बना रहा हूँ, ठीक है, और ज़मीन जागीरी है, सब कुछ वहीं चल रहा है। मदर फादर वहीं हैं, एक भाई कोई ना कोई हम लोग आते जाते रहते हैं। और मैं वहाँ पॉलिटिकल में भी इन्वॉल्व हूँ, मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से, और सरपंच के चुनाव भी लड़े हैं। तो ऐसे करते हैं, वहाँ अटैचमेंट तो है ही है, गांव से अटैचमेंट बहुत है और पूरा है। मुझे तो गांव से बहुत ही ज़्यादा लगाव। पॉलिटिक्स की आपने बात की तो कुछ चीज़ें यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि मुझे लगता है पूछना ज़रूरी है। हो सकता है आपको ये परेशानियाँ कभी नहीं आएगी, जो एकदम नए नए शहर में आते हैं,
लेबर क्लास वर्क करने के लिए आते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए आते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। ना तो उनको यहाँ की गवर्नमेंट से कभी कोई वैलिडेशन मिलता है, स्पेस मिल पाता है, या उनके लिए अलग से कुछ कोई भी उनके कुछ भी उनके लिए हेल्प, उनकी हेल्प के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं हो पाता है। ना हम वहाँ की गवर्नमेंट से वो चीज़ वो हो पाती है, तो वो बीच में रह जाते हैं। ना उनको मदद वहाँ से मिलती है, ना उनको मदद यहाँ से मिलती है। उसी के लिए तो राजस्थान प्रवासी बना है। उसी के लिए राजस्थान प्रवासी बना है। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव, यहाँ की गवर्नमेंट का जो लैक कर रहा है, वहाँ कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है कि ये तो एटलीस्ट होना ही चाहिए कि राजस्थान प्रवासी उन तक वो बात पहुँचाए। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है हर स्टेट पे शायद प्रवासी भवन निर्माण की, तो उसके माध्यम से सारे ये चीज़ें अब होगी कोऑर्डिनेट, या फिर जो घोषणा में ही रह जाएगी। नहीं तो वो इम्प्लीमेंट होगा। राजस्थान गवर्नमेंट को एक ऐसी बात कि वहाँ आपको इन्वेस्ट करने के लिए कैसा स्पेस चाहिए, किन चीज़ों की कमी वहाँ की गवर्नमेंट से छूट रही है, और एक मैसेज यहाँ की गवर्नमेंट से कि हम सिर्फ थोड़े से लोग नहीं हैं, हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, हमने आपके जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो एटलीस्ट हमारे लिए ये चीज़ होनी चाहिए। अभी जो मैंने कहा, भजन लाल जी ने जो कहा है, अगर वो बन जाता है तो उसके माध्यम से सिंगल विंडो खिड़की, जो सिंगल विंडो में सारी बातें हो जाए कि भाई हमारी ये समस्या है, आप हमारे समस्या को समाधान करो। प्रवासियों की जो भी प्रॉब्लम्स है सिर्फ एक फ्रेम में, सिंगल विंडो में सारी, तो वो तो राजस्थान प्रवासी सॉल्व करेगा। बस बाकी क्या, बस उस प्रोसेस को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की देरी है। आप अगर बनते हैं, अजम्पशन, एक इमेजिनेशन, सिर्फ इमेजिनेशन कि अगर आप बनते हैं तो वो चीज़ आप बस आप निश्चित स्तर के टोटल, क्योंकि अगर जो चीज़ इमेजिन कर ली, जो चीज़ हमने सोच ली कि हम बन रहे हैं, ये करेंगे, तो वो फिर होना ही होना है। होता है। हो सकता है कोई नया ऐसा कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट तक भी अगर पहुंचे तो गवर्नमेंट भी उसको सॉल्व करना चाहेगी। एक तो जैसे गौ जो हत्या है, ये जो कहते हैं, तो गौशाला वगैरह जो बनाते हैं, ये अगर पंचायत लेवल पे जो बन जाए ना, हर पंचायत लेवल पे, शायद इन्होंने घोषणा भी करी मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ अगर बन जाए तो वो फिर बहुत सारा पंचायत लेवल पर हर पंचायत लेवल पे एक गौशाला बन जाए तो हो सकता है, उसमें हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी तो ये सारी समस्या रोज के नहीं है, नित्य नई समस्या है। हाँ। मारवाड़ी बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, यहाँ लोगों को समझ आती है। यहाँ की भाषा सीखी है आपने? बिल्कुल। यहाँ की भाषा आती है आपको? हाँ। कुछ बोल के बताइए। क्या बताऊँ? हाँ, कुछ भी, मतलब जो भी हम बात कर रहे हैं, आप एक बार यहाँ की भाषा में बात कीजिए कि यहाँ के लोग आपसे कनेक्ट हो। कन्नड़ा भी आता है। हाँ, अच्छा। हाँ। और मारवाड़ी? मारवाड़ी का आता ही है। हाँ। मारवाड़ी कैसे भूल सकते हैं? मारवाड़ी तो सवाल ही नहीं बोलने का। हाँ? सवाल ही नहीं बोलने का। तो एक ऐसा मैसेज यहाँ के लिए तो भी जेवण करून गया तुम्ही आलेले सगळे। ओके, इसको मारवाड़ी में क्या कहेंगे? आप सब आए हैं तो खाना खा लीजिए। यहाँ जो लोग अभी आ रहे हैं, राजस्थान बहुत ग्रो हो चुका है, या बहुत कमियां भी रह जाती हैं कुछ, लेकिन जो अब जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर काम करें या अपने वहीं पे करें, या यहाँ सीख कर वहाँ इन्वेस्ट करें? कुछ आपको जो लगता है प्रेजेंट सिचुएशन में, आपने यहाँ पर जो एनालिसिस किया है, वो एक मैसेज। और एक मैसेज सरकार, एक सेटअप होता है आदमी का भी, जैसे मैं यहाँ अगर सेटल हूँ तो एकदम आप किसी चीज़ को भाई यहाँ नहीं वहाँ कर लो तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन गांव की तरफ रुख होना भी चाहिए थोड़ा, कि भाई आप एक 50% वहाँ आप सेट करें मामला कुछ ना कुछ, और 50% यहाँ रखें अगर जहाँ आप सेटल है, क्योंकि वहाँ पे भी अभी बहुत सारी संभावना है। कोरोना जैसी अगर परिस्थिति बन जाती है तो अपने गांव, अपने शहर तो जाएंगे। कोरोना में हमें पता ही नहीं लगेगा हम कोरोना में कहाँ हैं। कैसे? मीन्स जो लोग इतने दुखी थे, हमें तो बाहर नहीं निकलने दे रहे, हम फ्लैट के अंदर हैं, वो समस्या हमारे साथ नहीं हुई, क्योंकि हम गांव में बैठे थे, बिंदास कुएं पे जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि गांव में थे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पलायन राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। पलायन को आप जो मुद्दा है उसको उठा रहे हैं, ये सबसे बड़ी पहल है। पहली बात तो आज दिन तक इस प्रकार के पलायन के मुद्दे को किसी ने उजागर नहीं किया, न उठाया है, न देखा।
आज राजस्थान से करोड़ों लोग हर दिन प्लान करते हैं, चाहे वो बिजनेस से होने दो, मजदूरी से होने दीजिए और किसी भी कारणों से। पूरे राजस्थान की ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हम लोग आए यहाँ, तो हम लोगों ने हमारी प्रारंभिक पढ़ाई के बाद रोजगार एवं बिजनेस का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से हम लोगों ने पुणे में को चुना है। और वो तवज्जो, वो रेस्पेक्ट, वो स्पेस बिजनेस के लिए आपको राजस्थान में नहीं मिल पाया। क्या कमियां रह जाती है, कहाँ वो कनेक्टिविटी टूट जाती है? क्या सरकार की तरफ से कमियां रह जाती है? क्या ऐसी चीज़ें रह जाती है जो आप चाहते हैं कि वो अगर पूरी हो तो हम भी हमारी जन्मभूमि पे वापस जाना चाहेंगे, हम भी वहाँ कुछ करना चाहेंगे? हमने हमारा जो बिजनेस है उस हिसाब से हम लोगों ने 5 राज्यों में हम रजिस्टर्ड है। जैसा कि मैंने कहा, हम राजस्थान में भी काम कर रहे हैं। राजस्थान में भी हम AA क्लास अप टू एनी लिमिट तक के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन है और वहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ का जो सिस्टम है, उस हिसाब से और बाहर के सिस्टम में अभी बहुत सारे बदलाव, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी रूढ़िवादिता की तरफ से चल रही है। जैसे कि आप जैसे हम लोग, मैं सबसे ज़्यादा तो मेरे फील्ड से बता पाऊँगा, हम लोग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण लेंगे कि सन 2017 से या 16 से GST जब से लागू हुआ है, रोड के काम करते हैं हम लोग ज़्यादातर। रोड के काम में एस्टिमेटिंग जो होती है, यहाँ जो पर किलोमीटर की लागत है, राजस्थान की जो लागत है, भौगोलिक स्थिति यहाँ से भी और ज़्यादा खराब है राजस्थान की, उसके बावजूद भी एस्टिमेटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। जैसे GST की बात करते हैं अपन, लगभग सारे स्टेटों में एस्टिमेट के अलावा GST दी जाती है। और राजस्थान में आज भी इंक्लूड GST है। अच्छा, तो उसकी वजह से ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। लगभग वहाँ ठेकेदारी या कॉन्ट्रैक्टरशिप में लोग, एक दिन ऐसा आता है कि वो उसको क्यूट करते हैं। आज भी राजस्थान में जो चल रहा है, जो एस्टिमेटिंग चल रही है, GST का जो खेल है, कंपटीशन जो है, तो वो और अदर स्टेट, उनमें बहुत फ़र्क है। आज भी वहाँ पे बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को अभी भी कोई, जैसे मैंने कहा प्रवासी राजस्थान का जो मुद्दा है, उसी टाइप से उस मुद्दों को भी ठंडे बिस्तरों में रखा हुआ। आज लोग बात तो करते हैं ऊंचाइयों की, लेकिन इनसे की प्रॉपर ग्राउंड की कोई बात ही नहीं करता। आपको अगर कोई इंडस्ट्री लगानी, एक खिड़की पे आप जाके फाइल पकड़े, उसी खिड़की से आपको वापस फाइल मिलेगी कि आपकी फाइल सैंक्शन है, आप लेके जाओ। और राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान में पटवारी साहब, RI साहब, तहसीलदार साहब, SDM साहब और कलेक्टर साहब तक पहुँचते पहुँचते 12 साल निकल जाते हैं। लेकिन सिंगल विंडोज जो सिस्टम है वो अदर स्टेट में चल सकता है, राजस्थान में क्यों नहीं चल सकता? आज मिनरल्स की वजह से देखे जाए, माइनिंग की वजह से तरफ से देखे जाए, आप सबसे ज़्यादा अपार खजाने राजस्थान में, उसके बावजूद भी वहाँ इंडस्ट्री पनप नहीं पा रही, वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। ऐसे कोई पार्क नहीं है, ऐसे कोई रिको, इस टाइप से कोई इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए कोई जोन नहीं बना रखा है कि यहाँ, जैसे महाराष्ट्र में 4 प्रकार की इंडस्ट्री होती है। एक होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर, दूसरा होता है आपका मेडिकल, जहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ लगती हैं, तीसरा होता है कपड़े का, चौथा एक और कोई रहता है। ऐसे करके 4 टाइप की इंडस्ट्री जोन होता है। राजस्थान में आज भी इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। जैसे भीलवाड़ा राजस्थान में सबसे ज़्यादा कपड़ा उत्पादन करता है, हाँ, लेकिन वो आज भी इंडस्ट्रियल पार्क नहीं दिया है। हाँ, ये बड़ा उल्लेख है। ये पहले भी मुद्दा था, अभी भी है। जैसे जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा काम है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं किसी कारणवश काम की वजह से मैं गया था DIC का ऑफिस ढूंढने, मुझे पूरा दिन लगा DIC का ऑफिस ढूंढना है। कोई बोर्ड नहीं, कोई लेना देना नहीं, सब लोग ठंडे बिस्तरों में पड़े हुए। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात, राजस्थान से एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी अगर बात चलती है कि अच्छा मुनाफा कमाने के लिए कोई एक्सपोर्ट करे, तो पोर्ट तक जाने की जो व्यवस्था है, ऐसा कोई कॉरिडोर नहीं है जो डायरेक्ट पोर्ट को जोड़ता है, जिससे आपका कम समय में मटेरियल पहुंच पाए, कंटेनर को डेमरेज चार्ज नहीं लगे, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं। ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन यहाँ आपको वो स्पेस मिला, वो
यहाँ पे आपको उस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए वो स्पेस मिला। क्या यहाँ पे कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया? डिस्क्रिमिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में हर जगह आता है, जैसे कि छोटे बड़े यहाँ पे भी आते हैं, छोटे बड़े वहाँ पे भी आएंगे। जैसे लैंड एक्विजिशन पहला मुद्दा है आज के टाइम में, चाहे आप महाराष्ट्र में काम करो, चाहे राजस्थान में करो, आप चाहे कोई से भी राज्य में काम करो, लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गवर्नमेंट नियम बना देती है, मुआवजा टाइम पे किसान के खाते में जाता नहीं है, जिसकी आपने ज़मीन खरीदी उसके खाते में पैसे नहीं जा रहे, उसको पेश कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टर, वहाँ काम करने वाला आदमी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्लियर कॉन्सेप्ट पे यही समझ आता है कि वन विंडो सिस्टम होना चाहिए, हाँ, सिंगल विंडो, इंफ्रास्ट्रक्चरली, लाइट, पानी एंड वन विंडो सिस्टम। गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखा जाए, बिजली, सड़क, पानी, बिजली, पानी, सड़क, एंड वन विंडो सिस्टम इज द, ये अगर 4 चीज हाँ, हो जाए ये तो 4 बस चीज कोई की ओवर जाती है। राजस्थान में आकर इन्वेस्ट करना पसंद करे। तो बिल्कुल राजस्थान में लोग पसंद करेंगे। आज भी राजस्थान में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि जैसलमेर में एक हाबुर गांव है, हाबुर, वहाँ का एक पत्थर बहुत ज़्यादा फेमस है हाबुर स्टोन के नाम से, जो फॉसिल से बनता है। आज उस पत्थर का जो शोध हुआ है वो पुणे के एक यूनिवर्सिटी में शोध हुआ है। उस पत्थर के बर्तनों के अंदर आप पानी भी रख के अगर सुबह पी लेते हैं, शाम को पानी भर के रखते हैं और सुबह पीते हैं, उससे जैसे शुगर, डायबिटीज, आपका बीपी, बहुत सारे ऐसे 12 से 13 ऐसे रोग हैं जो उसके सिर्फ पानी पीने से सही हो सकते हैं। आज उस हाबुर गांव का जो पत्थर है, उस गांव के लोगों को नहीं पता है कि इस पत्थर ये सोने से भी क्या ज्यादा कीमती क्या है, है? ओके। लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। कहीं मुझे तो आज तो नहीं लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या ये चीज़ों की वजह से आधी चीज़ें खराब हो रही है, सरकार तक हमारा जो बात है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो पहुंच ही नहीं पा रही है, बीच के जो कम्युनिकेटर्स हैं, कनेक्टर्स हैं, वहीं वो चीज़ें खराब हो जाती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे इधर आ रहे हैं बीच में, तभी ये समस्याएं आ रही है। बाकी जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तुम राजस्थान से हैं, गर्व महसूस होता है, लोग हमारे पे ट्रस्ट करते हैं। आज भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ लोग डील करने से पहले बचते हैं। राजस्थान में अगर इंडस्ट्री पनपती है तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज चलती है, क्योंकि लोग राजस्थानी लोगों पे विश्वास करते हैं कि राजस्थान में चीज़ बनी है मतलब अच्छी बनी होगी, फ्रॉड नहीं होगा हमारे साथ। गाँव की याद आती है। बिल्कुल, जहाँ जन्मे, जहाँ पले बढ़े, उस चीज़ को तो कौन भूल सकता है। चाहे मैं तो ठीक है, मैं मेरे पहली पिंडी की बात कर रहा हूँ कि मेरे को तो 15-20 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा प्रवास है, लेकिन जो 2-2, 3-3 पीढ़ी से भी निकल गए, वो लोग भी चाहते हैं कि हम वापस राजस्थान जाएं, वो राजस्थान में कुछ करें, हमारे गांव में कुछ करें, हमारी ज़मीन में कुछ करें। फिर अगर आप देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में अर्निंग वाइज राजस्थानी सबसे आगे रहते हैं। अर्निंग ज़्यादा है तो आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। फिर भी बहुत सारी जो लेबर क्लास लोग हैं बाहर जाते हैं, उनको शोषण करना पड़ता है, बड़ी परेशानियां फेस करनी पड़ती है। तो आपको ऐसा लगता है क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो सबकी एक साथ बात करे, एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ सब जुड़ सके, अपना कम्युनिकेटर, मैसेज, प्रॉब्लम्स सब उनका एक स्पेस पे रिजॉल्व हो? बिल्कुल, ऐसा होना ही चाहिए। जैसे कि अपन देखते हैं, मेरे हिसाब से ये अपन आउट ऑफ कंट्री कर जाते हैं तो वहाँ इंडिया का एक एडमिनिस्ट्री होती है, हाँ, इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी। वैसे ही हर स्टेट में एक एम्बेसी होनी चाहिए जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट से कम्युनिकेशन करे। कई सारे ऐसे समस्याएं होती है जो अनैतिक लोगों को परेशान किया जाता है। हालांकि राजस्थानी लोगों के साथ में एक बहुत बड़ी गुडविल है कि वो जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ के बन के रहते हैं और हमेशा लोगों के हित में सोचते हैं। लोगों के हित में सोचते हैं इसलिए उनकी कदर होती है और उनकी गुडविल बनती। तो ऐसी समस्या तो आती नहीं है। अब जो जनरेशन है, जो लोगों को, जिनको इतिहास का मालूम नहीं है, जिनको उनके अच्छाई बुराई का मालूम नहीं है, कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से ये समस्या भी आती है।
तो ऐसी मुझे लगता है कि ऐसा मीडिएटर कम्युनिकेटर के टाइप का एक व्यवस्था होनी चाहिए जो हर स्टेट में बात करे, या ऐसे जो भी स्टेट है उनमें बात करे जिनको ये मूलभूत समस्याएं आ रही हैं और भी बड़ी समस्याएं हैं। अगर सारी समस्या रिजॉल्व हो जाए तो क्या अपने घर जाना चाहिए वापस? बिल्कुल, हर राजस्थानी के मन में हमेशा राजस्थान रहता है। हाँ, मारवाड़ी में एक सुबह हो, शाम हो, जब भी हो। हाँ, यही बात मारवाड़ी में बोल दीजिए सबको जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं। मैं मेवाड़ से हूँ तो मैं तो मेवाड़ी में बोलूँगा, मारवाड़ी तो बोलना ठीक है। मुझे मारवाड़ की तरफ से भी हूँ, पूरे राजस्थान से हूँ। मुझे हमेशा ये लगता है कि मेवाड़ धरती में हम पैदा हुए। सबसे बड़ी गर्व की बात तो यह है कि हम मेवाड़ में पैदा हुए। महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हमारे वहाँ का नेतृत्व किया है हमने। वहाँ की कण कण रज रज में हमें मेवाड़ी का गुणगान लगता है और हमें उस चीज़ का गुमान भी होता है। अगर आप अपने जन्मभूमि से जुड़े हुए, अगर आप अपने गांव से जुड़े हुए, अगर आप अपने शहर से जुड़े हुए, तो ये बात उन लोगों को समझनी चाहिए जो कि ग्रो होने के लिए, कर्म भूमि से जुड़ने के लिए अपने उन चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। बहुत पीछे वो चीज़ें रह जाती हैं। कई बार हम जीवन में आगे निकलने की दौड़ में बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं। तो एक बार पीछे मुड़ के देखिएगा, राजस्थान सरकार भी आपका इंतज़ार कर रही है, आपका गांव भी आपका इंतज़ार कर रहा है, आपका शहर भी आपका इंतज़ार कर रहा है। धन्यवाद। राजस्थान प्रवासी से जुड़ी हुई तमाम बातों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान प्रवासी के साथ।